Welcome student, myself Mr. Rajneesh, and today I will be discuss Power System 1 Apparatus and Modeling, Bihar Engineering University, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 2022। तो जो 2022 में ना जो बिहार इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी का पावर सिस्टम का जो वन का जो पेपर था ना, उसमें जो न्यूमेरिकल पूछे गए थे ना, तो उस न्यूमेरिकल को आज हम सॉल्व करेंगे। टोटल 4 न्यूमेरिकल थे, एक एक करके हम सारे न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। ओके, ठीक है। देखो, तो ये ना सबसे पहला न्यूमेरिकल था जो कि ऑब्जेक्टिव में पूछा गया था। इसमें बोला गया था कि 25 MVA 33 kVA ट्रांसफार्मर हैज़ पर यूनिट इम्पेडेंस इज 0.9 एंड द पर यूनिट इम्पेडेंस एट द न्यू बेस इज per unit impedance at new base is 50 MVA and 11 kVA would be what the इसने पूछा क्या है कि पर यूनिट इम्पेडेंस इस न्यू बेस पे ना तुमसे पूछा है कि 50 MVA और 11 kVA के ना न्यू बेस पे बताओ कि इस बेस पे ना न्यू बेस पे हमको ना इस ट्रांसफार्मर का इम्पीडेंस पूछा है, जो कि तुमको गिवन था कि ओल्ड बेस जो था हमारा तो 20 MVA और 30 kVA ट्रांसफार्मर का पर यूनिट इम्पीडेंस जो दे रखा था वो 0.9 था, और इस न्यू बेस पे पूछा है। तो देखो हम देखते हैं इस क्वेश्चन को, इसका सोल्यूशन देखते हैं। तो सबसे पहले क्या है कि इसमें सिंपल है, कुछ नहीं है, बस इसमें एक फार्मूला लगता है जेड पर यूनिट ओल्ड, जेड MVA न्यू, वाई MVA ओल्ड, KVA ओल्ड, वाई KVA न्यू। देखो तो क्या क्या था, ट्रांसफार्मर का एक रेटिंग दिया हुआ था, ये ट्रांसफार्मर हो गया जिसका सिंबॉलिक नोटेशन हम लोग ट्रांसफार्मर का लेते हैं। तो ये बताया कि 25 MVA का और 33 kVA का, इसका पर यूनिट इम्पीडेंस भी दे रखा था कि 0.9 ना, इसका पर यूनिट में इम्पीडेंस का जो वैल्यू था वो 0.9 दे रखा था, इम्पीडेंस के पर यूनिट में दे रखा था, ठीक है। अब KVA वोल्ट MVA वोल्ट इसका जो गिवन था वो 25 MVA KVA वोल्ट और जेड इम्पीडेंस वोल्ट पर यूनिट हम लोग ले लिए, ठीक है। हमसे बोला फाइंड पर यूनिट इम्पेडेंस एट द न्यू बेस, न्यू बेस पे हमको पर यूनिट इम्पेडेंस निकालना था। तो MVA न्यू वाई एम इज इक्वल टू 50 MVA एंड KVA न्यू इज 11 KVA। तो हम लोग ये देख लिए, यहाँ से क्या है कि इस बेस पे हमको निकालना था एक्चुअल वैल्यू बाई बेस वैल्यू, जो हम लोग करते हैं ना, जिसमें हम लोग निकालते हैं कि पर यूनिट कोई भी निकलता है ना, तो एक्चुअल वैल्यू बाई बेस, इट इज़ अ रेशियो ऑफ एक्चुअल वैल्यू बाई द बेस वैल्यू, ठीक है। वही तो हम लोग ना जेड पर यूनिट ना न्यू वैल्यू निकालेंगे, तो जेड पर यूनिट ओल्ड बाई इंटू MVA न्यू बाई MVA ओल्ड इंटू KVA ओल्ड बाई KVA न्यू का होल स्क्वायर, ये एक फार्मूला होता है। सिंपल पुट कर देंगे हम लोग इसमें सब वैल्यू को, तो 0.9 जो हमारा पर यूनिट में वैल्यू था उसको डाल देंगे, ये 50 बाई 25 MVA वैल्यू न्यू हमारे पास क्या है 50 दे रखा है, MVA वैल्यू न्यू, जो MVA वैल्यू न्यू और MVA वैल्यू ओल्ड इज 25 एंड द KVA ओल्ड is KVA old is 33 and the KVA new is KVA new 11 KVA है तुम्हारा। तो ये सब जब वैल्यू पुट करोगे ना, इसको सॉल्व करोगे तो देखो 0.9 इंटू 50 बाई 25, तो ये क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर कर लोगे 9 हो जाएगा 2, तो ये सॉल्व करोगे तो तुम्हारे पास 81.5 ओवर 16.12 ये इसका आंसर आ जाएगा जो पर यूनिट में आएगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन यही था, ऑब्जेक्टिव में था ये क्वेश्चन, काफ़ी इजी क्वेश्चन था, इसमें कुछ था ही नहीं, पर यूनिट में निकालना था इसका न्यू बेस पे ट्रांसफार्मर का इम्पीडेंस, ठीक है। अब देखो दूसरा क्वेश्चन जो था वो भी काफ़ी इजी था, जिसमें 3 जनरेटर गिवन था, ये तुम्हारे सब्जेक्टिव पेपर थे। तो इसमें ना बोला गया था कि एक थ्री जनरेटर है जिसका रेटेड दे रखा था एज फॉलोज, देयर इज जनरेटर 1 जो है ना, तो जनरेटर 1 का दे रखा था 100 MVA 33 kVA और रिएक्टेंस इसका दे रखा था 10% रिएक्टेंस दे रखा था। जनरेटर 2 का ना MVA वैल्यू भी दे रखा था, KVA वैल्यू दे रखा था, रिएक्टेंस दे रखा था। MVA वैल्यू क्या दे रखा था 150 और KVA वैल्यू दे रखा था 32 KVA एज रिएक्टेंस इज 8% जनरेटर का। और जनरेटर 3 जो था उसका MVA वैल्यू था 110 MVA एंड 30 KVA रिएक्टेंस एंड 12% इसका रिएक्टेंस जो दे रखा था वो 12% में दे रखा था, सबके सब रिएक्टेंस परसेंट में ही दे रखा। डिटरमाइन द रिएक्टेंस ऑफ द जनरेटर corresponding to the base values of 200 MVA and the 35 kVA। देखो अगर इस न्यूमेरिकल में भी ना तुम्हारे पास क्या होता कि अगर ये पर यूनिट में इम्पीडेंस ना दे रखा होता, ये बोलता ना कि 90% है, तो 90% होता तो समझ रहे हो, तो 90% 90 बाई 100 कर लेते हैं तो 0.9% 9 पर यूनिट में आ जाता। तो कभी भी अगर हमको ऐसा दे रखा होता ना कि यहाँ पे बोलता कि जो तुम्हारे पास सिर्फ ये बोलता ना कि इम्पीडेंस इज
90%। तो हम जब इसको सॉल्व करते हैं ना तो हम इसको 0.9 पर यूनिट में ले जाते हैं तो 0.9 हो जाता। तो देखो यहाँ पे सबका पर यूनिट अगर तुम कन्वर्ट कर लोगे रिएक्टेंस का तो सबका MVA वैल्यू हम लिख लिए। जेनरेटर 1 का जो रेटिंग दे रखा था ना देखो जेनरेटर 1 का जो रेटिंग दे रखा है MVA वोल्ट उसका 100 MVA दे रखा है। KVA वोल्ट भी दे रखा था तुमको हमारे पास 33 KVA, यहाँ पे मेंशन करना मिसिंग है कि 33 KVA। और ये जेड वोल्ट तुम्हारे पास दे रखा था 0.10%। तो 10% हम लोग क्या बोले जब इसको पर यूनिट में ले जाएंगे तो 10/100 कर लेंगे तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 0.1 पर यूनिट आ जाएगा। ठीक है, अब देखो जेनरेटर का 2 रेटिंग तो MVA वोल्ट दे रखा था 150 और इसका KVA वोल्ट दे रखा है 32 KVA। ठीक है, यहाँ पे ना MVA मिसिंग हो गया है। तो जेड वोल्ट तुम्हारा 8% हो गया तो 0.08 पर यूनिट। और ये थर्ड जनरेटर का रेटिंग दे रखा था, जो डाटा गिवन था वो डाटा को हमने पहले लिख लिया। तो MVA वोल्ट 110 MVA और KVA वोल्ट 30 KVA, जेड वोल्ट इज इक्वल टू 12% 0.12 पर यूनिट। ये तुम्हारे पास तीनों का तीनों पर यूनिट में आ गया। अब हमारे पास पूछा क्या, डिटरमाइन द रिएक्टेंस ऑफ द जनरेटर करस्पॉन्डिंग टू द बेस वैल्यू ऑफ द 200 MVA एंड द 35 KVA। इस वैल्यू पे ना तुम्हारे पास क्या बोला है कि इस बेस वैल्यू पे ना तुमको इस पर निकालने के लिए बोला है, फिर से न्यू बेस की तरह निकाला। तो सारे जनरेटर के लिए ना तुम क्या करोगे कि न्यू बेस निकालोगे। तो सिंपल इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, न्यू बेस निकालेंगे सारे इस बेस वैल्यू के लिए। MVA बेस इज 200 MVA एंड 35 KVA के वैल्यू के लिए हम सबके जनरेटर का जेड पर यूनिट निकाल देंगे। तो यही बस एक फार्मूला यूज़ करेंगे, ऊपर वाला जो ये फार्मूला जो था ना हमारे पास कि जेड पर यूनिट ओल्ड MVA न्यू बाई MVA ओल्ड बाई KVA ओल्ड बाई KVA न्यू का होल स्क्वायर। बस इस फार्मूला पे हम सारे के सारे इक्वेट करके हमने सारे जनरेटर के लिए हम लोग न्यू वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। देखो वहाँ पे हम लोग क्या था, जनरेटर का जो रिएक्टेंस था 0.1, एक सॉल्व करके मैं बता रहा हूँ 0.1 इसका जो जेड ओल्ड, इसके बाद MVA देखो MVA न्यू बाई MVA ओल्ड। तो MVA न्यू इज़ 200 MVA, MVA ओल्ड इज़ 100 MVA, KVA ओल्ड बाई KVA न्यू। तो KVA न्यू इज़ 33 एंड KVA न्यू इज़ KVA ओल्ड इज़ 33 एंड KVA ओल्ड इज़ 33 और KVA न्यू इज़ 35। इसका होल स्क्वायर निकाल दोगे, जो वैल्यू आएगा वो 0.1185 पर यूनिट। इसी तरह से तुम G2 और G3 भी कैलकुलेट कर लेना। दैट इज इजी क्वेश्चन, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, देख लेना। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 3 जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। जो एक द थ्री कंडक्टर ऑफ अ थ्री फेज ट्रांसमिशन लाइन आर अरेंज्ड इन अ हॉरिजॉन्टल एंड 2 मीटर अपार्ट। द डायमीटर ऑफ द ईच कंडक्टर इज 30 सेंटीमीटर। डिटरमाइन द इंडक्टेंस पर किलोमीटर ऑफ ईच फेज। इसे पूछा क्या गया है कि ना इसमें तुमसे बोला है कि 3 कंडक्टर है और एक ही फेज ऑफ द थ्री फेज ट्रांसमिशन लाइन के थ्री फेज ट्रांसमिशन लाइन, 3 कंडक्टर ऑफ द 3 फेज ट्रांसमिशन लाइन। ठीक है, आर अरेंज इन द हॉरिजॉन्टल एंड द 2 मीटर अपार्ट्स और 2 मीटर अपार्ट। द डायमीटर ऑफ ईच कंडक्टर इज 3 सेंटीमीटर। डिटरमाइन द इंडक्टेंस पर किलोमीटर ईच फेज। देखो तो सबसे पहले ना क्या है, 3 कंडक्टर है तुम्हारे पास, ये देखो तीनों कंडक्टर है और तीनों कंडक्टर को हम लोग क्या अरेंज किए हैं, एक 3 फेज ट्रांसमिशन लाइन का ना तीनों कंडक्टर है। तो इस तीनों कंडक्टर को हम लोग क्या अरेंज किए इस तरह से ना कि इसका एक दूसरे से ना 2 मीटर अपार्ट एक दूसरे से होगा। ये ना 2 मीटर अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से ना 2 मीटर का डिस्टेंस है। देखो यहाँ से यहाँ 2 मीटर का डिस्टेंस, फिर यहाँ से यहाँ 2 मीटर का डिस्टेंस। और तो ये डिस्टेंस अगर इससे इसका डिस्टेंस देखेंगे तो 4 मीटर का डिस्टेंस हो जाएगा। और हमसे बोला क्या कि डायमीटर दे रखा था कि डायमीटर ऑफ द ईच कंडक्टर इज 3 सेंटीमीटर। तो अगर 3 सेंटीमीटर दे रखा है और हम लोग जानते हैं कि हमको कैलकुलेट क्या करना है, इंडक्टेंस निकालना है। इंडक्टेंस निकालने के लिए पर किलोमीटर में अगर तुम निकालते हो तो हमारे पास फॉर्मूला होता है 2 × 10⁷ ln GMD/GMR। हमारा इसमें ना 2 × 7 इज कॉन्स्टेंट ln GMD/GMR निकालना हमको, ज्योमेट्रिकल मीन रेडियस एंड ज्योमेट्रिकल मीन डायमीटर डिस्टेंस। ज्योमेट्रिकल मीन डिस्टेंस और रेडियस जो होता है ना ये हमको निकालना है। तो देखो ज्योमेट्रिकल मीन रेडियस अगर सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं ना, तो ज्योमेट्रिकल मीन रेडियस कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास जो इंडक्टेंस में आता है ना एक फैक्टर मल्टीपल होता है, 0.788 फैक्टर जो मल्टीपल होता है वो फैक्टर मल्टीपल होता है रेडियस के साथ। तो हम लोग इसको फैक्टर को रेडियस के साथ मल्टीपल करेंगे। इसका अगर हम तो कंडक्टर सबसे पहले कंडक्टर का क्या करेंगे, डायमीटर जो में दे रखा था उसका रेडियस निकाल लिए। रेडियस में 0.03/2 0.015 ये तुम्हारा एक रेडियस आ गया। और यहाँ से तुम GMR निकाल लोगे, सॉल्व कर लोगे GMR, यहाँ से वैल्यू तुम्हारे पास आ जाएगा 0.0116। ठीक है, और GMD कैलकुलेट करने के लिए ना हम लोग क्या करते हैं ना कि हम लोग ना इस कंडक्टर को D1 से 2, D1 से 2 से 3 और D1 से 3 इस कंडक्टर का ना, इसी कंडक्टर का हम इसके सबके डिस्टेंस के साथ क्या करते हैं, इसको
मल्टीपल कर लेते हैं और जितना मल्टीपल करते हैं उतना से उसके उस रूट से डिवाइड कर देते हैं। तो ये रूट से डिवाइड कर देंगे तो रूट क्या हो जाएगा, रूट 3 से डिवाइड, ये रूट होगा 1/3 से डिवाइड हो जाएगा। जितना एक्सपोनेंशियल होता है ना, जैसे 3 कंडक्टर, अगर यहाँ पे मल्टीपल 3 हुआ ना तो 1/3 कर लेंगे, अगर 9 मल्टीपल होता तो 1/9 कर लेते। तो इसके बाद इसको तुम सॉल्व करोगे तो 2 × 2 × 4, ये मीटर में था, ये सेंटीमीटर में था, इसीलिए यहाँ पे हम लोग मीटर में कन्वर्ट करके डायमीटर को इस तरह से सॉल्व किया। तो यहाँ वैल्यू आ गया GMD आ गया। इसका तुम फार्मूला पुट कर देना, सॉल्व कर लोगे, यहाँ पे GMD/GMR डाल दोगे, जो लास्ट में तुम्हारे पास आंसर जो आ जाएगा 1.076 × 10⁶ हेनरी मीटर किलोमीटर आ जाएगा। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन काफ़ी टफ क्वेश्चन था और काफ़ी अच्छा क्वेश्चन भी था, और ये मुझे लग रहा है कि ये 14 नंबर में पूछा गया था क्वेश्चन, जो तुम्हारे पेपर में थे ना उन्हें 14 नंबर का ये क्वेश्चन रहा होगा। तो देखो इस क्वेश्चन को, तो एक जेनरेटर ट्रांसफार्मर यूनिट इज कनेक्टेड टू अ लाइन थ्रू अ सर्किट ब्रेकर, द यूनिट रेटिंग आर गिवन। देखो एक जेनरेटर ना और ट्रांसफार्मर यूनिट जो है ना वो कनेक्टेड है टू द लाइन थ्रू अ सर्किट ब्रेकर, द रेटिंग आर गिवन इस जेनरेटर का रेटिंग दे रखा था, MVA रेटिंग, KVA रेटिंग दे रखा है। और ये ना XD डबल डैश जेनरेटर में क्या होता है ना, हम लोग क्या करते हैं ना, सब ट्रांजिएंट रिएक्टेंस और स्टडी स्टेट रिएक्टेंस। तो ये होता है तुम्हारा सबसे जो XD डबल डैश जो होता है ना वो ये शो करता है ना, सब ट्रांजिएंट रिएक्टेंस को शो करता है। XD डैश जो होता है वो ट्रांजिएंट रिएक्टेंस को शो करता है, और XD जो होता है वो 0.6 ये ना तुम्हारा स्टडी स्टेट रिएक्टेंस को शो करता है। ट्रांसफार्मर का रेटिंग भी दे रखा था कि ट्रांसफार्मर जो है सो 15 MVA का है, और इसकी KVA वैल्यू जो दे रखी है ना वो 12.7/66 KVA ट्रांसफार्मर दे रखा था। तो ये क्या है कि टाइप का स्टेप अप ट्रांसफार्मर, क्योंकि 12.7 से 66 KVA ट्रांसफार्मर क्या कर रहा है, स्टेप अप कर रहा है, वोल्टेज को इंक्रीज कर रहा है। तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर, इसकी रिएक्टेंस, इस ट्रांसफार्मर का रिएक्टेंस दे रखा था 0.06 पर यूनिट। The system is operating at the no load at the line voltage is 130 kV. When the three-phase faults occur on the line just beyond the circuit breaker, find the initial RMS, symmetrical RMS current in the breaker, the maximum possible DC offset current in the breaker, the momentary current rating of the breaker, and the current to be interrupted by the breaker and the interrupting KVA. ठीक है जी। अब देखो एक एक करके हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो देखो सबसे पहले क्या है ना, तुम्हारे पास देखो इस तरह का कोई फिगर नहीं है, कि ऐसा नहीं है कि जेनरेटर और ये जेनरेटर है और फिर ये बस बार हो गया, ये सर्किट ब्रेकर हो गया और यहाँ पे फॉल्ट अकर होगा, ऐसा नहीं बोला। उसने बोला कि जेनरेटर और ट्रांसफार्मर यूनिट इज़ कनेक्टेड। तो ऐसा है कि जेनरेटर और ट्रांसफार्मर का यूनिट, ऐसा नहीं है कि जब द फॉल्ट इज अकर बिटवीन द ट्रांसफार्मर और द सर्किट ब्रेकर। अगर ऐसा केस होता ना तो डिफरेंट तरीके से हम लोग सॉल्व करते हैं, पर यहाँ पे ऐसा नहीं बोला गया था। यहाँ पे क्या बोला कि जेनरेटर ट्रांसफार्मर यूनिट इज कनेक्टेड टू द लाइन थ्रू द सर्किट ब्रेकर, दैट इज जेनरेटर एंड द ट्रांसफार्मर दैट इज कनेक्टेड टू अ लाइन थ्रू अ सर्किट ब्रेकर। तो यहाँ पे फॉल्ट जो अकर हो रहा है ना, सो यहाँ पे लाइन में कहीं फॉल्ट अकर्स हो रहा है, दैट इज फॉल्ट अकर थ्रू अकर्स जस्ट बियॉन्ड द लाइन जस्ट बियॉन्ड द सर्किट ब्रेकर, द 3-phase फॉल्ट अकर ऑन द लाइन जस्ट बियॉन्ड द सर्किट ब्रेकर। देखो लाइन में फॉल्ट अकर हुआ जस्ट बियॉन्ड द सर्किट ब्रेकर के बाद। ठीक है, इस तरह का हमारा क्या होता है कि ना SLD होता है, सिंगल लाइन डायग्राम होता है। कोई भी पावर सिस्टम में तुम देखोगे ना तो ये तुम्हारा ये डायग्राम है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हम मेंशन कर दिया मैंने कि ये जनरेटर का MVA रेटिंग, KVA रेटिंग, ट्रांजिएंट सब ट्रांजिएंट रिएक्टेंस और स्टडी स्टेट रिएक्टेंस। ठीक है, ट्रांसफार्मर का भी रिएक्टेंस MVA वैल्यू, KVA वैल्यू, और ये ट्रांसफार्मर इज स्टेप अप ट्रांसफार्मर बिकॉज द वोल्टेज इज सेकेंडरी वोल्टेज इज ग्रेटर देन द प्राइमरी वोल्टेज, दैट इट इज़ अ स्टेप अप ट्रांसफार्मर। ठीक है, अब इनिशियल RMS करंट बोला है ना, सिमेट्रिकल RMS करंट। तो सबसे पहले तुम देखोगे ना तो तुम्हारे पास क्या होता है कि जो हम लोग जो सिमेट्रिकल RMS करंट निकालते हैं ना, ये किस में निकलता है पता है, ये तुम्हारा ना सब ट्रांजिएंट रीजन में निकलता है। कि अगर तुम अगर इसका थ्योरी पढ़ रखे होगे तो तुम्हें समझ में आ रहा होगा, सब ट्रांजिएंट रीजन जो होता है ना, जिसमें सब ट्रांजिएंट फॉल्ट अकर्स, जब हमारा क्या होता है ना फॉल्ट अकर होता है ना, उससे पहले सब ट्रांजिएंट रीजन में हम लोग देखते हैं इसको। देखो सब ट्रांजिएंट रीजन में जब इसका फॉल्ट करंट निकालोगे ना तो सबसे पहले क्या करोगे कि सबसे पहले तो हम लोग सब ट्रांजिएंट रिएक्टेंस को ऐड कर लेंगे। तो सब ट्रांजिएंट रिएक्टेंस ऐड करेंगे तो XD डबल डैश 0.06 पर यूनिट, दैट इज द ट्रांसफार्मर रिएक्टेंस। ये तुम्हारा क्या हुआ, जनरेटर का रिएक्टेंस है। ये ट्रांसफार्मर में कोई सब इसमें 0.6 पर यूनिट, ट्रांसफार्मर में हमारे पास कोई सब ट्रांजिएंट या स्टडी स्टेट रिएक्टेंस का पार्टिसिपेशन कुछ नहीं होता है। तो ये सिंपल हम क्या करते हैं, इसके साथ रिएक्टेंस ऐड कर लिए, क्योंकि अगर तुम इसका सर्किट डायग्राम इक्विवेलेंट सर्किट बनाओगे तो एक जनरेटर बनेगा
और जनरेटर के साथ ये रिएक्टेंस बनेगा, फिर इसके बाद ट्रांसफार्मर का रिएक्टेंस बनेगा, फिर फॉल्ट अकर होगा इस तरह से। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे ना, ये तुम्हारा सब ट्रांजिएंट रिएक्टेंस हो गया जो कि 0.36 पर यूनिट आ जाएगा, ठीक है। हम लोग फॉल्ट करंट अगर पर यूनिट में निकालते हैं ना, तो यहाँ पे क्या होता है कि वोल्टेज EMF बाई 1, तो EMF हम लोग जब पर यूनिट में लेते हैं तो 1 पर यूनिट ले लेते हैं, EMF जो जनरेटर का EMF होता हुआ, तो 0.06 ये हमारा फॉल्ट करंट निकल गया एट द सब ट्रांजिएंट रीजन। तो एफ डबल डैश इसको यूज़ कर लेते हैं, तो सब ट्रांजिएंट रीजन में हमारे पास क्या होगा कि फॉल्ट करंट आ गया। अब ना हम फॉल्ट करंट ऑन द HV साइड ऑफ द ट्रांसफार्मर हम लोग क्या कंसिडर करेंगे कि फॉल्ट अकर ऑन द HV साइड ऑफ द ट्रांसफार्मर, बिकॉज द फॉल्ट इज अकरिंग HV साइड ऑफ द ट्रांसफार्मर। ऐसा ही है ना, ट्रांसमिशन लाइन के HV साइड में फॉल्ट अकर होगा। तो बेस करंट अगर हम फॉल्ट निकालेंगे ना, तो बेस करंट क्या निकालेंगे, MVA/√3 kVA। तो बेस करंट हमारे पास MVA वैल्यू, तो पूरा सिस्टम में MVA वैल्यू क्या है ना, इस सिस्टम का पूरा MVA वैल्यू दे रखा था, क्योंकि हमारे पास ना ट्रांसफार्मर और जनरेटर दोनों 15 MVA में ही दे रखा था। तो जनरेटर ये ना पूरा सिस्टम तुम्हारे पास क्या है, ये MVA वैल्यू में गिवन है, तो दिक्कत ही नहीं है। KVA वैल्यू तो हमारे पास ना ये देखो, तो KVA में क्या दे रखा है, सेकेंडरी साइड का 66 KVA दे रखा है ना। तो देखो, तो √3 इंटू KVA, HV साइड में हम लोग क्या किया, फॉल्ट अकर साइड ऑफ द HV साइड, तो हम लोग बेस करंट निकालेंगे, तो KVA वैल्यू क्या रखें, ट्रांसफार्मर का सेकेंडरी वाला डाल देंगे KVA, तो ये वैल्यू ये करंट आ जाएगा हमारे पास, बेस करंट जो आएगा 1.31275 एम्पेयर करके आ जाएगा, ठीक है। ठीक है जी। अब देखो, अब इनिशियल सिमेट्रिकल RMS करंट इन द ब्रेकर, हमसे बोला ना कि अगर हमसे बोलता ना कि सिमेट्रिकल करंट, अगर हमको बोलता ना कि इन पर यूनिट में बता दो, तो पर यूनिट में तो यही हो जाता है, पर हमारे पास क्या है कि ये ना हमको ना एम्पेयर्स में मांगा है कि इनिशियल सिमेट्रिकल RMS करंट इन द इनिशियल सिमेट्रिकल RMS करंट इन द ब्रेकर। तो देखो ये, तो क्या करोगे, इसको मल्टीपल कर लेंगे बेस करंट के साथ, तो इसका जो वैल्यू आ जाएगा वो हमको क्या मिल जाएगा, RMS करंट इन द ब्रेकर, सर्किट ब्रेकर मिल जाएगा, ठीक है। अब देखो पीक वैल्यू ऑफ सिमेट्रिकल करंट, पीक वैल्यू निकालने के लिए बोला है। सेकंड क्वेश्चन तुम्हारे पास ना मैक्सिमम पॉसिबल DC ऑफसेट करंट इन द ब्रेकर पूछा है। तो देखो मैक्सिमम पॉसिबल DC ऑफसेट करंट अगर ब्रेकर में पूछता है ना, तो हम लोग क्या करते हैं ना कि ये क्या होता है, ये जो निकलता है ना, वही जो हमारे पास जो फॉल्ट करंट आता है ना, जो सब ट्रांजिएंट रीजन में ना, तो सब ट्रांजिएंट रीजन में जो सबसे जो पीक पे जो जाता है ना, जो पीक होता है ना, उसी को बोलते हैं मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द DC ऑफसेट, इसी को बोलते हैं पीक वैल्यू ऑफ सिमेट्रिकल करंट, और इसी को बोलते हैं हम लोग इसी को हम लोग बोलते हैं कि मैक्सिमम पॉसिबल DC ऑफसेट करंट इन द ब्रेकर, जो कि सब ट्रांजिएंट रीजन में ही जो फॉल्ट अगर होता है तो उससे जो करंट होता है उसका निकालते हैं। तो उसका √2 से अगर मल्टीपल करते हैं, तो हमारे पास √2 से मल्टीपल कर लेंगे, तो इसका हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगा दैट इज़ द पीक वैल्यू ऑफ द सिमेट्रिकल करंट, ठीक है। अब मोमेंट्री करंट, अगर मोमेंट्री करंट बोला है ना कि IMM, तो मोमेंट्री करंट ऑफ रेटिंग देखो मोमेंट्री करंट ऑफ द ब्रेकर बोला है ना, तो देखो सबसे पहले क्या करोगे ना, तुम यहाँ पे क्या करोगे, देखो तो एक फैक्टर होती है जो मोमेंट्री करंट अगर हम कैलकुलेट करते हैं ना, तो एक फैक्टर होता है 1.6 से मल्टीपल कर लेते हैं हम लोग, जो मेरे पास जो फॉल्ट करंट आता है ना, सिमेट्रिकल फॉल्ट करंट, उस करंट के साथ मल्टीपल कर लेंगे तो हमारे पास कैलकुलेशन हो जाता है। इंटरप्शन बोला था इसमें, इंटरप्शन बोला है कि करंट इंटरप्शन बताओ दो सर्किट ब्रेकर का। तो देखो ये ना इंटरप्शन है क्या, देखो इंटरप्शन ना अगर हम कैलकुलेट करते हैं ना 5 साइकिल के लिए, तो मेरे पास ना जो 5 साइकिल के लिए जो सर्किट ब्रेकर जो होता है ना, स्पीड ऑफ द सर्किट ब्रेकर, तो वो उसका जो फैक्टर होता है 1.1 होता है। अलग अलग स्पीड के लिए हम लोग ना, अगर 5 साइकिल होता है, 3 साइकिल होता है, 2 साइकिल होता है, तो उसके लिए अलग अलग वैल्यू हम लोग कैलकुलेट कर, अलग अलग वैल्यू हमारे पास होता है, जिससे हम लोग मल्टीपल करते हैं सिमेट्रिकल फॉल्ट करंट को, और हमारे पास एम्पेयर में आ जाता है वैल्यू, ठीक है। एक चीज़ इसमें मिसिंग हमसे हो गया है कि इसका इंटरप्टिंग KVA निकालना था। तो देखो इंटरप्टिंग KVA निकालना था ना, तो यहाँ पे क्या करना ना कि इंटरप्टिंग KVA कैलकुलेट करने के लिए ना तुम कुछ करना नहीं, √3 इंटू एम करंट निकालना था ना, इंटरप्टिंग KVA निकालना है ना, तो क्या करोगे, इंटरप्टिंग KVA निकालोगे ना, तो तुम्हारे पास √3 इंटू ये वैल्यू जो आया ना ये वाला, और KVA वैल्यू तुम डाल देना ये √3, तो ये तुम्हारा ना इंटरप्टिंग KVA आ जाएगा, किलो वोल्ट एम्पियर, तो पावर की निकालना ही था, तो वो ना तुम करोगे ना, ये वैल्यू मल्टीपल कर √3, देखो हम बता दे रहे हैं √3, इसके बाद ये वैल्यू को मल्टीपल कर देना, और फिर क्या करना ना
KVA वैल्यू मल्टीपल कर लेना, 66 इंटू 10⁻3, ये जो आ जाएगा तुम्हारा वैल्यू वो तुम्हारा करेक्ट आंसर होगा इंटरप्टिंग KVA का। ठीक है, तो आज 4 ही न्यूमेरिकल थे तुम्हारे पास, जो यही 4 न्यूमेरिकल था जो 2022 में पूछा गया था पावर सिस्टम 1 में। तो मैंने चारों क्वेश्चन को डिस्कस कर दिया, आप लोग अच्छे से देखो। और आज के लिए इतना ही है, थैंक यू। तो इस लेक्चर को ना लाइक कर दो, लेक्चर अच्छा लगे तो कमेंट भी कर देना और अपने दोस्तों में शेयर भी कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।